नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सरकार कोविड की वजह से एक आर्थिक संकट से गुजर रही है। जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पैसा कम है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा करना चाहती है सरकार या पड़ेगा जिससे राजस्व बढ़े। अब एक तो यह है कि अंधाधुंध पेट्रोल या शराब पर आप टैक्स लगाना शुरू कर दें, लेकिन पेट्रोल की मार ऐसे ही क्या कम पड़ रही है लोगों पर कि आप और उन पर बर्डन डाल दें। ऐसे में सरकार ने यह सोचा कि बहुत सारी ऐसी सरकारी या यूं कहें देश के करदाताओं के पैसे से बनी संपत्ति को लीज पर निजी हाथों में दे दिया जाए। एक तरीके से यूं समझिए, सरकार का कहना है कि हम किराए पर उसको उठा रहे हैं। सरकार को लगता है कि 2025 तक ऐसा करने से 6 लाख करोड़ रुपए की आय सरकार को होगी। बड़ी रकम है ये, लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की कोई निजी संपत्ति नहीं है कि आप किसी को भी किराए पे उठा के दे दें। आपका फ्लैट थोड़ी है कि आपने एक किराएदार रख लिया। ये लोगों की संपत्ति है और सरकार के पास इसको बेचने या किराए पर देने का कोई अधिकार नहीं। कुछ तर्क राजनीतिक हैं, कुछ तर्क आर्थिक हैं, लेकिन बदलाव बड़े हैं और देश के लिए निर्णायक हो सकते हैं। तो मुकाबला में आज निजीकरण देश हित में या देश विरोधी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नीति आयोग के वीसी डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बहुत बड़ा बदलाव है, इस वजह से जनता को समझाना जनता की जबान में बहुत जरूरी है। तो मैं डॉक्टर कुमार सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। एक आलोचना है कि जो चीज आपकी है ही नहीं, जो जनता की है, उसको किराए पे देना या उसको बेच देना। मैं जानता हूं ये बेच नहीं रही है सरकार, लेकिन जो चीज सरकार की है ही नहीं उसको कैसे आप किराए पे दे सकते हैं निजी क्षेत्र को? देखिए, ये पूर्णतया मिथ्यावाद है। और मिथ्यावाद इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो करदाता है वो इस बात का इच्छुक है, उसका जो सबसे मुख्य उसका जो लक्ष्य होता है वो ये है कि जिन चीजों के लिए, जिन एसेट्स के लिए उसने अपने कर दिए हैं और जिन करों के बेसिस पर, बिना पर ये एसेट्स बने हैं, उनका सदुपयोग हो, पूर्णतया उपयोग हो और एक जितनी ज्यादा उसमें से जो है वो प्रोडक्टिविटी आ सके वो आए। तो इसलिए अगर हम लोग ये लीज कर रहे हैं इन एसेट्स को इस नजरिए से, इस लक्ष्य से कि इनकी एफिशिएंसी बढ़े, इसमें जो वैल्यू लॉक्ड अप है वो जो है वो उसको अनलॉक किया जाए, तो उससे उन करदाताओं को ही फायदा होगा। क्योंकि अगर से मान लीजिए हमारी सड़कें बेहतर मेंटेन होती हैं, हमारे स्टेशंस पर जो है वो और ज़्यादा कॉमर्स होता है, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज आती हैं वगैरह, तो उस सब से उन करदाताओं को लाभ होगा। और वो करदाता इसलिए कभी भी ये सवाल नहीं उठाएगा क्यों ऐसा क्यों किया गया है। दूसरी चीज ये है कि आज से नहीं, सैकड़ों साल से, जब से इस सरकार का जो मॉडल है, वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है करदाता और सरकार के बीच में, कि वो सरकार को अपना जिम्मेवारी देती है, सौंपती है, सोच समझ के हर 5 साल में वो जिम्मेवारी सौंपती है कि आप हमारे करों का सदुपयोग करेंगे जैसे आप ठीक समझें। और ये सारी चीजें जो उन करों से बनी हैं उनका सदुपयोग करना हमारा फर्ज है, वही हम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हमारी चीज है, हमारी सरकार की कुछ भी चीज नहीं होती है, सब नागरिकों की होती है। डॉक्टर कुमार, एक और सवाल है कि जब निजी क्षेत्र आएगा तो जाहिर सी बात है वो कोई लोक कल्याण निजी क्षेत्र की बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं होती, मुनाफा कमाना होती है, जो कि होनी भी चाहिए। ऐसे में निजी क्षेत्र जब आएगा और वो देखेगा कि यहाँ पर भाई फलाने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, ये मुझे सूट नहीं करते, तो छटनी शुरू हो जाएगी। ये जो डर है लोगों का, इस पर आप क्या बोलेंगे? जी, मैं इसको 2 उदाहरणों के बिना पर, बेसिस पर आपको इसको समझाना चाहता हूँ लोगों को। ये है कि देखिए, अगर मान लीजिए एक स्टेशन है और उसका जो है उसमें एक हमारे निजी सेक्टर से निजी पार्टनर आते हैं, निजी उद्योगी आते हैं, उसमें बिजनेस वाले आते हैं, तो उसमें उनकी कोशिश होगी कि जो स्टेशन में सारी जगह है उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करें। वहाँ पर वो नए रेस्टोरेंट लाएं, वहाँ पर वो नए एंटरटेनमेंट सेंटर लाएं, नई किताबों की दुकानें लाएं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि वो करेगी। उनको करने से उन स्टेशन पर हमारा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा रोजगार है, वो बहुत बढ़ेगा। और वो जब रोजगार बढ़ेगा और साथ में ही इन सोर्सेज से हमारी इस प्राइवेट पार्टनर की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, आर्थिक क्षमता भी बढ़ेगी।
और अगर आर्थिक क्षमता बढ़ेगी तो उसको तो और रोजगार देने के लिए काम बात होगी, ना कि रोजगार कम करने के लिए बात होगी। अब ये जरूर बात है कि अगरचे कहीं ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे जगहों पे लगे हुए हैं जहां पे उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है और उसको उनको दूसरी जगह पे लगाया जाए, तो वो तो चीजें होती हैं और चलती रहती हैं और सरकार में भी चलती रहती है। मगर ये मानना कि स्टेशन को मोनेटाइजेशन से रोजगार निश्चय ही कम होगा, ये मेरे ख्याल में गलत मान्यता है। एक और उदाहरण है जैसे किसी वेयर हाउसिंग का। हमारे ये वेयर हाउसेज बहुत सारे 50, 60, 70 साल पहले बने थे। जिस तरह से वो बने थे, जिस तरह से उनका निर्माण हुआ था, उसमें जगह का बहुत सदुपयोग नहीं हुआ था। अब उनका ये नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनको बड़े पैमाने पे बनाया जा सकता है, उसमें उनकी जगह बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और अगर जगह बढ़ी तो उसमें तो रोजगार बढ़ेगा। अब एक सवाल डॉक्टर कुमार कि निजी क्षेत्र के हाथ में जाकर के पूरा जो तर्क है यहाँ पर वो ये है कि और चीजें एफिशिएंट हो जाएंगी, बहुत कारगर रूप से ये सारी चीजें चलेंगी, उनका पूर्ण उपयोग होगा, इस वजह से एसेट्स उनको लीज पर दे दिए जाएं। लेकिन कई ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं, हमारे देश के उदाहरण आप देख लीजिए, सिविल एविएशन सेक्टर में कितनी सारी ऐसी एयरलाइंस हैं वो निजी हाथ में जाकर चल नहीं पाई। आप यूएनडीपी की भी अगर कुछ रिपोर्ट्स देखें तो उनका ये कहना है कि ये कहीं नहीं ऐसा होता कि निजी क्षेत्र जो है वो सरकारी क्षेत्र से ज्यादा इफेक्टिव हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो आपको लगता है आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें बांध रखी हैं निजी क्षेत्र से? मेरी उम्मीदें मेरे निजी क्षेत्र से मेरे बड़े लंबे तजुर्बे के ऊपर बुनियाद पर बनी हुई है और मैं मानता हूं कि हमारा निजी क्षेत्र आज सिर्फ मुनाफे के ऊपर ही अपना दृष्टि नहीं रखता है, वो देख रहा है और ज्यादा से ज्यादा कि कैसे उसका सोशल इम्पैक्ट भी पॉजिटिव हो। ट्रिपल बॉटम लाइन की बात हमारे निजी क्षेत्र ने ही उठाई कि पर्यावरण, सामाजिक भलाई और मुनाफा, तीनों को एक साथ हमें साथ लेके चलना है। और जो आपने एयरलाइंस की जो बात करी ना, हमारे यहाँ कोई भी एयरलाइंस ऐसी बंद नहीं हुई सिवाय जेट को, और वो जेट को वो गलत इस वजह से नहीं हुई कि वो ठीक से मतलब वो चली नहीं वगैरह, उसके और बहुत सारे कारण थे। बाकी तो चल रही है ना, और बाकी चल रही हैं। और एक निजी एयरलाइन ने आज 56% मार्केट का शेयर ले लिया है। तो वो बात है। तो इसकी तरफ से मुझे लगता है कि आपको भी इस बात के लिए थोड़ा यू शुड फील एश्योर्ड कि आपको कि निजी क्षेत्र को जब मौका दिया जाता है तो वो जरूर अच्छा काम करता है। अब रेल क्योंकि जनता का एक साधन है, डॉक्टर कुमार आप बताइए, रेल में अगर निजी क्षेत्र में लोग प्राइवेट रेल चलाएंगे तो वो जैसे कि अभी मैं उदाहरण दे रहा था, वो कोई छोटी छोटी जगहों पर तो चलाएंगे नहीं, वहां उनको मुनाफा मिलेगा नहीं। वो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि जहां पर एकदम मलाईदार रूट जो हो उस पर ट्रेन चले। तो इसमें जनता का जन कल्याण कहाँ है? और सवाल राजनीतिक रूप से भी यही उठाया गया है कि रेल जैसी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें निजी क्षेत्र ना लाया जाए, क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट ढूंढेंगे, जनहित नहीं। देखिए, हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र देश की रीढ़ की हड्डियां हैं। कोई एक अमुक सेक्टर क्षेत्र जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं है। और इसलिए चाहे वो सड़कें हों या हाईवेज हों या एयरपोर्ट हो, सभी बहुत जरूरी काम हमारे लिए करते हैं, या बिजली हो वगैरह। अब इसमें आपका ये कहना कि सिर्फ वो जो है वो बड़े स्टेशन पे चलाएंगे, अब ये तो आगे पता लगेगा हम लोगों को कि अगर आप ऐसा कंसेशन एग्रीमेंट करें जिससे कि उनको छोटे स्टेशनों में भी रुकने से फायदा हो। आखिरश हमारी सरकार ने और उसकी पहले सरकारों ने भी वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात तो की थी ना, और की है। और इसीलिए आज हमारे सैकड़ों छोटे छोटे शहरों में हवाई जहाज पहुंच गए, जो कि हमेशा ये कहा जाता था कि निजी एयरलाइन कंपनियां तो वहां कभी नहीं जाएंगी, वही तो जा रही है ना। और धीरे धीरे उनकी जब वो गई तो उससे वहां पर अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी आई तो उससे और उनका जो है वो पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गया और वायबिलिटी गैप फंडिंग कम होने लगी, नेगेटिव हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक रूढ़िवादी मान्यता के जो है वो प्रोजेक्ट करती है, और ये उसके उदाहरण है, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुमार, मेरा आखिरी सवाल और वो ये है कि आपको सरकार ने ये बोला है कि 6 लाख करोड़ रुपए 2025 तक ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत आ सकते हैं। तो इसमें अभी आप निश्चित नहीं है कि इतना आएगा। अब कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि इकोनॉमी पहले से ही डामाडोल है, ऐसे में लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होगा निजी क्षेत्र में। तो कहीं आपने बहुत ज्यादा अंदाजा तो नहीं लगा दिया? अगर ना आया इतना पैसा तो
देखिए, भविष्य कभी निश्चित नहीं होता है, और इसलिए मैं बिल्कुल भी ज्योतिष शास्त्र में मेरी पर कोई आप मानते हैं जानकारी ये नहीं, एस्टिमेट है? मगर एस्टिमेट जो है वो मुझे लगता है बहुत रियलिस्टिक है। और वो इस वजह से कि जैसा कि आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं और जैसा कि आप पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पूंजी इस समय आई हुई है बाजार में, बहुत ज्यादा। और क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने, बहुत सारे कंट्रीज ने नई पूंजी को बनाया है, प्रिंट किया है, आप सब ये खूब जानते हैं। यूएस फेड की बैलेंस शीट 6 ट्रिलियन डॉलर हो गई, जो कभी एक जमाने में 1 ट्रिलियन से भी कम हुआ करती थी। तो इसको लेकर आज अगर एक हम नई अपॉर्चुनिटी, एक नए अवसर देते हैं इस पूंजी को, तो वहां जरूर वो आकर्षित होगी। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसी कुछ ही दिनों में मेरे पास कई ऐसे इंक्वायरीज आई कि बाहर मुल्क के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं या जो उनके पेंशन फंड्स हैं, जिनका कि लक्ष्य होता है कि वो लंबे अरसे तक उसी एसेट से एक स्टेडी इनकम प्राप्त कर सके, वो नहीं चाहती कि वो ऊपर नीचे जाए, वो लोग ऑलरेडी उन्होंने अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है इन चीजों में निवेश करने का। तो मुझे बिल्कुल, मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि हम लोगों का जो एस्टिमेट है वो कामयाब होगा। हाँ ठीक है, आगे का जैसे मैंने कहा कि भविष्य को नहीं देखा है किसी ने, तो देखते हैं क्या हो। डॉक्टर कुमार, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। महेश जी हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के अमन चुग, भारतीय जनता पार्टी, और सरकार की जो आर्थिक नीति हैं उससे काफी हद तक सहमत रहते हैं। आप भी एक अर्थशास्त्री हो। प्रोफेसर अरुण कुमार, सीनियर इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जेएनयू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं महेश जी कि अक्सर तर्क ये उठाया जाता है कि जो चीज आपकी है ही नहीं, वो देश के करदाताओं के कर से बनी हुई संपत्ति है, यानी कि देश की संपत्ति है, उसको बेचने या किराए पे देने का हक क्या किसी सरकार को हो सकता है? सबसे पहले तो ये राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ दूं। नहीं, ये तो उस मानसिकता के लोग बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, जैसे अभी कांग्रेस के आलोक शर्मा जी ने कहा कि भाई इनकी कोई संपत्ति है क्या? ये हमने कब कहा कि हमारी संपत्ति है? ये देश की संपत्ति, 135 करोड़ लोगों की संपत्ति है। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा जैसे आपने अपने कार्यकाल में सोचा, जैसे आपने अपने कार्यकाल में किया, या कोल हो, D2G हो, या जिस तरह के भी घोटाले भ्रष्टाचार हुए, आप उसकी भी अगर तुलना कर लें संकेत जी, कि 2009 से लेके 2014 तक जो इन लोगों ने बेच के जुटाया है वो 8,000 करोड़ रुपए जुटाया। फिर आप 2009 से आइए, 2014 से लेके 2009 से 2014 तक इन्होंने 1 लाख करोड़ जुटाए, और उससे पहले इन्होंने 8,500 करोड़ इन्होंने जुटाए। नहीं, लेकिन महेश जी अभी आप देखिए, ऐसा है, प्रोफेसर अरुण कुमार का ये मानना है कि आज की डेट में जब किसी के पास पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था के हालात जो हैं वो थोड़े से खस्ता हाल हैं, ऐसे में कौन पैसा देगा? तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि औने पौने देना पड़े। आज पिछले 6 महीने में मैं अरुण जी से कहूंगा कि आप उसको देखिए, समझिए। कुछ कहने से पहले, हमें कटघरे में खड़ा करने से पहले, देश के लोगों को गलत जानकारी देने से पहले 6 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपया हमने विनिवेश के जरिए जुटाए हैं। ये तो आंकड़े हैं, ये थोड़ी झूठ बोल देंगे, ये तो नहीं झूठ बोल सकते हैं ना जी। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना महेश वर्मा जी का क्या कहना है कि आप कितना जुटा पाए और वो कितना जुटाने का सोच रहे हैं। अभी आ नहीं गया है, लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार ये मानते हैं कि आज की रेट में इतना पैसा लगाएगा कौन? आप जान रहे हैं कि अभी तक एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के ऊपर किसका कब्जा है, पाइपलाइन कौन लेगा, ये पूरे देश को समझ आ रहा है। एफसीआई के गोडाउन्स क्या अंडर यूटिलाइज थे जो उनको भी लीज पे दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं चौकीदार साहब, 25 साल और 40 साल के लिए कि दिल्ली में कोई मकान लेके दिखा सकता है? आपने सरकार के हजारों लाखों करोड़ के एसेट्स लीज पे दे दिए। एक मकान वाला भी 1 साल 11 महीने से ज्यादा का लीज एग्रीमेंट नहीं बनाता है। और तमाम राज्यों के जो रेवेन्यू एक्ट हैं संकेत भाई, वो ऐसे हैं कि 30 साल से अगर 31 साल हो जाए तो मालिकाना हक हो जाता है।
यही कारण है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जब आप बनाते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, तो 29 साल की लीज मांगी जाती है। 29 से 30 अगर हो जाता है तो मालिकाना हक हो जाता है। आप तो 40-40 साल के लिए दे रहे हैं। 40 साल के बाद किसने देखा, किसी को नहीं पता है। ये चीजें तो जिस समय पर फॉर्म एक्ट आए थे, 3 काले कानून, तब भी हमने कहा था कि लाखों करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी एफसीआई की है, नजर उसके ऊपर है। आज वही चीज सामने आ रही है। अब 2-3 चीजें मैं यहां पर कहना चाहूंगा। एक तो 100 लाख करोड़ का जो फंडा है, ये किसी को देश में समझ नहीं आ रहा है। 100 लाख करोड़ का ये आंकड़ा कहां से आया? मोदी जी 3 साल से लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि कभी 100 लाख करोड़, कभी 110 लाख करोड़, कभी फिर 100 लाख करोड़। ये कौन से, मतलब ये कहां से आंकड़े मैन्युफैक्चर करते हैं मोदी जी? फिर आज 100 लाख करोड़ में से अगर आप मात्र 6 लाख करोड़ रुपया ही जुटा पा रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्शन है, बाकी कहां से आएंगे? दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं साहब जीएसटी बम्पर है, इकोनॉमी बम्पर है, 2.25 लाख करोड़ हमने पिछले 6 महीने में जुटा लिया। अरे भाई, तो फिर बाकियों को बेचने की क्या जरूरत पड़ रही है? महेश वर्मा जी, जल्दी से आपका राइट टू रिप्लाई, उसके बाद मैं अर्थशास्त्रियों के पास जाऊं। हम, सरकार ये चाह रही है कि लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, लोग की दुश्वारियां कम हो। हम अपनी स्वास्थ्य सेवा, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, जो किसानों को आज 15 लाख करोड़ का हमें ऋण देना है, उनको 21 लाख करोड़ रुपए का जो हमारी कृषि योजना है, जो हमें कहना चाहता हूं, देखिए, हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। कैसे हम करेंगे भाई? एक सवाल जो राजनीतिक रूप से उठाया जा रहा है, मुझे एक बार फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा और मैं दोनों अर्थशास्त्रियों के पास आऊंगा और पूरा समय दूंगा, ये मेरा वादा है। मैं आलोक जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका तर्क ये है कि एक वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, उससे कहीं ना कहीं सरकार भाग रही है। महेश जी का ये कहना है कि नहीं, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए धन जुटा रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। हमेशा पहले प्राइवेटाइजेशन जब भी करते थे तो मोनोपोली घटाने के लिए करते थे। आज आप एफसीआई के सारे गोडाउन अगर एक व्यक्ति को दे देंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी मोनोपोली बढ़ेगी। आप अगर बीपीसीएल को और तमाम पेट्रोलियम कंपनीज को किसी को दे देंगे, जिनको मोदी साहब भारत नवरत्न और तमाम चीजें हमने तैयार की थी, आज आप तो उन्हीं को दे देंगे। टेलीकॉम पे अगर आप 2 कंपनियों का पूरी तरह से ठीकरा फोड़ देंगे कि 2 ही कंपनियां पूरे देश को चलाएंगी, तो मोनोपोली बढ़ेगी। पहले का जो भी प्राइवेटाइजेशन था उसमें हमेशा मोनोपोली घटे, इस तरह का हम पहले ध्यान देते थे। अगर कोई एक एलिमेंट दिया गया तो उसकी वजह से मार्केट में मोनोपोली नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा बढ़े, स्ट्रैटेजिक जो डिपार्टमेंट से उसमें प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं था, लेकिन वो भी इन्होंने शुरू कर दिया है। अब मैं प्रोफेसर कुमार आपके पास आना चाहता हूं। किसने सर्वे किया? क्या रेलवे के डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से पूछा आपने कौन सा एसेट है? इन्होंने तो वो छांट लिए जिनमें माल मिलेगा और उनको सेल पे लगा दिया, ओएलएक्स। अच्छा, ओएलएक्स, ये मैं महेश जी वापस आऊंगा, आपको राइट टू रिप्लाई मिलेगा। आलोक जी का कहना है ये आपने सरकार में ओएलएक्सीकरण कर दिया है, सब कुछ बेच दे। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। प्रोफेसर कुमार, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है जिसमें उनका ये कहना है कि हम तमाम बात कर रहे हैं कि ये निजी क्षेत्र के लोग सरकारी जो संपत्तियां हैं उनको लीज पर लेंगे और उससे पैसा आएगा, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से जो एसेट टर्नओवर रेशो है वो 70% पर गिर गया है और अपनी ही एसेट्स पर खर्चा ये निजी कंपनियां पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कम कर रही हैं। तो जो उनके पास अपनी खुद की कैपेसिटी है वो उसी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, तो ये यहां इसके निजीकरण में कैसे हिस्सा लेंगी वो? और ये 10 साल में सबसे कम है इस बार। देखिए, इस समय समस्या ये है कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट गिर गया है। 2012-13 में इन्वेस्टमेंट पीक किया था 36.5% पे और पैंडेमिक के पहले वो गिर गया था 30% के आसपास और उसके पैंडेमिक के बाद तो और ज़्यादा गिर गया। इसी के चलते हुए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन कर रही थी पैंडेमिक के पहले ही, और पैंडेमिक के दौरान कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरा तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और भी कम हो गया। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ने, आपने देखा कि 2019 में जब कॉर्पोरेट टैक्स को कंसेशन दिया गया था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जगह अपना डेट कम करने में उसको पैसे को लगाया। तो इसलिए इस समय समस्या ये है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड कैसे जनरेट की जाए। तो डिमांड जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है इससे ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपने एसेट्स को एक तरह से बेच रहा है और उसकी जगह दूसरे एसेट क्रिएट कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसकी जगह यहाँ पे पैसा लगाएगा।
तो नेट में कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं तो जो फिर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी और जो अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये लेकिन देखिए यहाँ पर एक विरोधाभास है प्रोफेसर कुमार। कांग्रेस का यह कहना है कि जहां जहां से पैसा बनाया जा सकता है वो चीजें निजी हाथों में दी जा रही हैं। नहीं, वो आपका यह कहना है कि वो खरीदेंगे ही नहीं। ये इसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है। दो चीजें मैं कह रहा हूँ कि पहली बात, वो खरीदेंगे तो बहुत सस्ते दामों पे खरीदेंगे, तभी खरीदेंगे क्योंकि जो इनकम स्ट्रीम है वो कम हो गई है पैंडेमिक के चलते हुए। जब प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कम हो गई है तो आपको कम पैसा मिलेगा। जैसे कि हमने देखा बाल्को के डिसइन्वेस्टमेंट में पहले उसकी प्रॉफिटेबिलिटी घटा दी गई, जब वो 500 करोड़ पे पहुंच गई तो 5,000 करोड़ रुपए में बाल्को को बेच दिया गया था, जबकि उसकी असली वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए थी। उसी तरह जैसे MTNL है, जब प्राइवेट सेक्टर आया तो उन्होंने उनकी लाइन काट दी। हर हफ्ते ये होता था कि 5,000 लाइन आपकी कट गई है, 1 किलोमीटर केबल चोरी हो गया है। और जब MTNL जब कमजोर पड़ गया तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ गया। तो ये अक्सर देखा गया है कि जब प्राइवेटाइजेशन होता है या जिस तरह से एसेट मोनेटाइजेशन किया जा रहा है तो पहले पब्लिक सेक्टर को डाउन कर दिया जाता है। जब नौकरियां बदलेंगी तो निजी हाथों में जब जाएंगी तो फिर तो ये जो सरकारी रिजर्वेशन या आरक्षण की सुविधा मिलती है लोगों को, वो निजी क्षेत्र में तो उस तरीके से नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बनेगा आरक्षण। मैं उस पर आऊंगा अपने राजनीतिक पैनलिस्ट के पास, पर अमन चुग मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले आप इस पे कमेंट कर दें, ये जो एसेट टर्नओवर रेशो है जो गिरा है, तो जब अपनी ही कैपेसिटी को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे निजी क्षेत्र, तो फिर सरकारी संपत्ति को लीज पे लेकर के कैसे वो धन संचय करेंगे? देखिए, सबसे पहले ना हमें दो मुद्दे पे समझना चाहिए। पहला, 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया एंड उससे 30 इयर्स तक जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, अब ये जो कोरोना काल आया है जिसमें डिजिटाइजेशन इतनी पहले आ गया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 10 साल के बाद हम उतने डिजिटल मॉडल में पहुंचते हैं, मगर वर्ल्ड में और इंडिया में डिजिटाइजेशन इतनी जल्दी आ गया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, चाहे रोबोटिक्स है, चाहे बिग डाटा है, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी है, उसके कारण ये आफ्टर कोरोना जिसको हम AC बोलेंगे और बिफोर कोरोना जिसको हम BC बोलेंगे, यहां से कई इंडस्ट्रीज हमें खत्म होते हुए दिखेंगी। यहां से कई इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल्स खत्म होते हुए दिखेंगे और न्यू इंडस्ट्रीज के मॉडल्स डेवलप होते हुए दिखेंगे। इसी के साथ लिंक करते हैं जिसमें कई ऐसी कंपनी जिसका एसेट टर्नओवर रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल डिक्लाइनिंग है, जिनके एसेट जो हैं या जो मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है वो मशीनरी इन्वेस्टमेंट पुरानी है, जिसको टेक ड्रिवन अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए वो आइडल खड़ी हुई। उसका कोरिलेशन जो एसेट टर्नओवर रेशियो की जो रिपोर्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की और ये जो मोनेटाइजेशन स्कीम है, इसको हम कोरिलेट ना करें, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो आइडल पड़े हुए हैं PSUs या गवर्नमेंट के पास, चाहे वो रोड है, चाहे रेलवेज है, चाहे पावर है, चाहे वेयर हाउसेज है, जिसको ये लीज पे देना चाहते हैं। एक तो ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, हिंदुस्तान में हम पिछले कई सालों से कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ के कारण जी रहे हैं, एंड यानी कि हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन जो 18 से 35 साल की जो है, जो 70% पॉपुलेशन है, वही हमारे हिंदुस्तान को चला रही है पिछले 10-15 साल से। मगर अब यहां से अगर हमें मल्टीप्लायर इंपैक्ट लेना है तो हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ लानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट इस साल 6.8% ऑफ GDP एक्सपेक्टेड है, अंदाजन 15 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ का खर्चा एक्सपेक्टेड है, 19 लाख करोड़ का रिसिप्ट एक्सपेक्टेड है। आप अनुमान लगा रहे हैं कि निजी क्षेत्र के लोग उस तरीके से पैसा देंगे जैसे आपने कल्पना की है कि 6 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा। ये कैची पॉइंट है, ये कैची पॉइंट है, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नहीं आया, अगर क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो तो बढ़ रही हैं। मैं उससे थोड़ा, प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं, कहां से नहीं, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। प्रोफेसर कुमार साहब ने हालांकि काफी अच्छी चीजें बताई, मगर उसमें जो उन्होंने एक मुद्दा बताया कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिक्लाइन कर रही हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो पिछले 4 to 5 इयर्स के हाईएस्ट पे खड़ी है इस टाइम पे। इनफैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में भी प्रोजेक्टेड है 15 से 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। अगर मैं अर्निंग्स की एज अ GDP परसेंटेज में बात करूं तो वो भी 2.6% पे खड़ी है। तो कॉर्पोरेट के पास पैसा भरमार है। अब यहां से कुछ कॉर्पोरेट जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं वो पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे एसेट्स के ऊपर उनकी निगाह है। अब यहां पे अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नहीं आता तो वो एक चैलेंज है, जिसमें मैं भी सहमत हूं अरुण जी से जो वो कहना चाहते हैं। भाई देखिए, अब यहां पर एक बड़ा मुद्दा आता है कि कोई भी कॉर्पोरेट घराना है, उसका मकसद लोकहित तो आलोक जी, मैं आता हूं अभी प्रोफेसर कुमार आपके पास। आलोक जी, लोकहित तो कभी भी किसी भी कॉर्पोरेट घराने का मकसद नहीं होता, उनका मकसद होता है मुनाफा। मुनाफा कोई बहुत गलत चीज भी नहीं है, हम उसको इस तरीके से ना प्रोजेक्ट करें, लेकिन ये
वेलफेयर स्टेट होने के नाते कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीजें मुनाफे की भेंट चढ़ जाएं और खास तौर से लोगों की नौकरियां, ये कितना बड़ा डर है आपके हिसाब से? नौकरी में आरक्षण, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। अभी अमन जी ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल लबालब है और पूरा कमाई कर रहा है। बैंक भी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो लगातार घट रहा है, तो सरकार क्या पकौड़े तल रही है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि सब कॉर्पोरेट सेक्टर लबालब भरा हुआ है, फिर इस सरकार ने 6 से 8 लाख करोड़ का जो टैक्स सब्सिडी दिया है इनको, टैक्स हेवन, वो क्यों दिया है सरकार ने? आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर लबालब भरे हैं और उनका सब कुछ बहुत अच्छा है, सरकार का कहना है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लगाते थे, इस वजह से हमने उसको बराबर किया। सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। आप कह रहे हैं कि साहब आज हमारे पास पैसा ही नहीं है, सरकार खोखली है। कोरोना आया तो 1 महीने बाद कहा कि शराब की दुकानें खोलनी पड़ेंगी, नहीं तो हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो पिछले 7 साल से बुलबुला फुला रखा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, रेंग अप इंडिया कर दिया पूरी इकोनॉमी को आपने, ये जो इतने प्रोग्राम चल रहे थे उनका कहां चला गया सब? महेश वर्मा जी, आपका जवाब। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं महेश जी, एक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, इससे पहले कि आप जवाब दें, उसमें जो डर है उसका उल्लेख किया गया है। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया है। 2018 में वेस्ट कॉनेक्स एक मोटरवे है ऑस्ट्रेलिया में, उसका 51% शेयर दे दिया गया था और उसकी वजह से हुआ ये कि जब वहाँ के ऑडिटर जनरल ने सवाल पूछे कि भाई आप कमाई किस तरीके से कर रहे हैं, आपका बजट क्या है, एस्टिमेट्स क्या है, हियरिंग में आप आइए नहीं आइए, तो वो एक बड़ा तगड़ा विवाद का मुद्दा बन गया। तो इसमें उल्लेख करने की ये कोशिश की जा रही है कि जब निजी क्षेत्र के लोग सामने आएंगे तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे, फिर वो सरकारी नियंत्रण उस तरीके से नहीं रहेगा जैसे अभी है। वो बाबुओं का नियंत्रण, जिसको हम बाबूडम कहते हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो नियंत्रण चला जाएगा, अपनी मनमर्जी चलेगी। सरकार का फैसला है, ये देश हित में या ये जनहित में कितना उपयोगी है और कितना सार्थक है, इसको समझने के लिए हमें कहीं सिडनी या किसी भी अखबार का या किसी भी न्यूज चैनल के रिपोर्ट में नहीं जाना। हमें अपने डाटे पे, हमारे पास जो डाटा है, हमारे पास जो हमने किया है, उसको कहीं हम सामने रखकर बात करेंगे तो समझ में आएगा। कौन सा वाला? 312 कंपनियों को, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, 312 कंपनियों को बेचकर यूपीए सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और हम यहाँ 25 कंपनियों को लीज पे देके, और उन 25 कंपनियों को हम लीज पे देने की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो मैं आपको एक कॉमन मैन की तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पोस्टल है, पोस्टल का आज की डेट में प्राइम लोकेशन पे उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी राजस्व की उगाही जो है 15,000 करोड़ से ऊपर नहीं जाती है। जबकि आप कोरियर कंपनी के जो लोग हैं, जिनके पास इस तरह के ना प्राइम प्रॉपर्टीज है, ना उस तरह की कनेक्टिविटी है गांव-गांव तक, वो लोग 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब आइए रेल के बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमें घाटे दे रहे हैं। वहां पे अगर प्राइवेट रेल चलती है और उस रेल से हमें कुछ आमदनी होती है, अब आप मुझे ये बताइए, नहीं महेश जी, आप मुझे बताइए, कोई भी निजी क्षेत्र में आएगा वो ऐसे दूर दराज के लॉस मेकिंग वाले एरिया में क्यों अपनी ट्रेन चलाएगा? भाई लोक हित जो है वो निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं होती, वो तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब आप मुझे बताइए, कोई प्राइवेट रेल, कोई यूपी में, जवाब देने दीजिए मुझे, इलाहाबाद कौन सा प्राइवेट सेक्टर ट्रेन चलाएगा, मुझे बताइए। नहीं जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हम जहां उसकी कमाई होगी और वो कमाई करेगा, साथ में हमारी कमाई होगी। हम जो कमाएंगे, हम जो लॉस वाली एरिया है, जहां हम पैसेंजर को सुविधा दे सकते हैं, यही तो अपने गंतव्य स्थान पे अच्छे से पहुंचा सकते हैं। जिस चीज में हमें लॉस हो रहा है वो हम निजी हाथों में दे देंगे। यहाँ आप कह रहे हैं कि जो मालदार सेक्शन है वही निजी हाथ में जाएगा। अरे भाई, मैं कुछ और कह रहा हूं, यही है, वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी निजी हाथ में नहीं जा सकती। संकेत जी मुझे पूरी बात कर, मैं कह रहा हूं कि उस रेल सेक्शन पे जहां पे और रेलगाड़ी हमारी चल रही है, अगर 10 चल रही है उसमें 15 चले, और उस 5 के चलने से अगर सरकार को फायदा हो रहा है तो वो देश हित में है या देश के खिलाफ है? एक बात। दूसरी बात कि हर एक 100 करोड़ पे 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इससे कौन आदमी मुंह फेर सकता है? तो ये देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है।
ऐसा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि डिमांड शिफ्ट कर गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ी बुरी तरह से पिट रहा है और इसीलिए मंदी हो रही है। और जैसे कि अमन जी ने कहा कि जब बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो उससे तो एम्प्लॉयमेंट और घट जाएगा, और दूसरी तरफ जहां पे ये प्राइवेटाइजेशन होगा वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट घटेगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका होता है कि लोगों की छटनी कर दो। जहां पे भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वहां पे लोगों की छटनी हो गई है, और इस समय जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, तो और ज्यादा हम परेशानी में आ जाएंगे। और रेलवेज में तो ये देखा गया है कि हमने कोशिश की है कि प्राइवेट ट्रेन चलाएं, लेकिन वो चल नहीं पाई, उनको बंद करना पड़ गया। अब हम जो नॉर्मल ट्रेन हैं उनको अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो वहां पे जो गरीब आदमी चलता है तो वहां पे उसके लिए दाम बढ़ जाएगा, पैसा ही नहीं दे पाएगा, टिकट का पैसा नहीं दे पाता है तो वो जो बढ़ जाएगा। और ब्रिटेन में तो अभी इसको रिवर्स किया गया है। ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ था रेलवेज का, अब पिछले सालों में उसको रिवर्स किया जा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन चलाना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह और भी जगह जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया है, बाकी जगह वहां पे भी इस समस्या तो है। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत हाई कॉस्ट अगर आप बनाएंगे तो गरीब देश में वो नहीं चल सकता है, और उसमें आपने तो कहने का मतलब ये है कि इस पर बहुत विस्तार से चर्चा, एकदम से फैसले नहीं लिए जा सकते, बहुत विस्तार से चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो फैसला होगा उसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी, देश हित में भी हो सकते हैं और देश विरोधी भी हो सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसी कुछ ही दिनों में मेरे पास कई ऐसे इंक्वायरीज आई कि बाहर मुल्क के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं या जो उनके पेंशन फंड्स हैं, जिनका कि लक्ष्य होता है कि वो लंबे अरसे तक उसी एसेट से एक स्टेडी इनकम प्राप्त कर सके, वो नहीं चाहती कि वो ऊपर नीचे जा जाए। वो लोग ऑलरेडी उन्होंने अपना जो है वो इंटरेस्ट दिखाया है इन चीज़ों में निवेश करने का। तो मुझे बिल्कुल, मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि हम लोगों का जो एस्टिमेट है वो कामयाब होगा। इस समय समस्या ये है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड कैसे जनरेट की जाए। तो डिमांड जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है, इससे ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपने एसेट्स को एक तरह से बेच रहा है और उसकी जगह दूसरे एसेट क्रिएट कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला था उसकी जगह यहाँ पे पैसा लगाएगा। तो नेट में कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं,